सबसे बड़ी बात है कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप जा रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और यू आर गोइंग टू फॉर एन ऑडिशन, you need to go as a king or a queen. Then only you will attract the right opportunity. If you go in the energy of a beggar, तो फिर आपको भीख ही मिलेगी। हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ देता है, किसी को भी काम पे रखने के पहले, किसी को भी जॉब देने के पहले, कोई पोजीशन देने के पहले एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ द ओनली थिंग दैट टेक्स यू अहेड इन लाइफ। चाहे आज आप कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हो अपने क्लाइंट के पास, या आप जॉब के लिए जा रहे हो, या आप किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड देखा जाता है कि बंदे में एटीट्यूड कैसा है। आपके पास सालों का एक्सपीरियंस होके भी इफ़ योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट अलाइंड विद द कंपनीज वैल्यूज़, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस एक्सपीरियंस का, जस्ट ऑन द पेपर। देखिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, खुद को जानना। खुद आप एक कंपस की तरह हो। अगर आपका कंपस सही डायरेक्शन में है, तो सही स्टैब्लिश्ड है, सही जगह फोकस्ड है, तो वो आपको डायरेक्शन भी सही दिखाएगा। यू आर योर ओन कंपस, यू आर योर ओन मैप। तो आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को जानोगे, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद के बारे में जानोगे, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे लोग पसंद है, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ उठना बैठना कम करना है, कहाँ से अपनी एनर्जी कट ऑफ करनी है। एंड आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी। दैट इज़ दी ओनली मंत्रा। सिर्फ एक ही मंत्रा है लाइफ में, आप खुद को जान लो अच्छे से। ओके, सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे पॉडकास्ट द टॉक्स विद अभिक में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ की जर्नी के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। और इन सबको कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिस दीपिका। इवन मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा। तो कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके पॉडकास्ट के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने स्टार्ट किया है, सो दैट पीपल कैन ब्रिंग देयर वॉइस टू द वर्ल्ड। एंड इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिलना अपने बारे में बोलने के लिए एंड अपने एस्पिरेशंस के बारे में बोलने के लिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एनी टाइम। ओके दीपिका जी, सो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। So hello viewers, this is Deepika Tandon. I am a 41-year-old young woman and मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही चाहत है कि जो भी इंस्पिरेशन मुझे मिली है एंड जैसी मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं लोगों को भी उसमें हेल्प कर सकूं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज़ द रीज़न वाई आई वेंट फॉर अ लाइसेंस्ड पर्पस कोच प्रोग्राम एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड कोच. I help people to gain insights and into their current journey, और कैसे अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट कर सके, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक क्लैरिटी ला सके अपने गोल्स के लिए, उसमें मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। वैसे फुल टाइम मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ। आई एम एन HR प्रोफेशनल फॉर द लास्ट 15 ईयर्स एंड फ़िलहाल मैं नोएडा में जॉब करती हूँ। पार्ट टाइम मैं एक मॉडल और एक एक्टर भी हूँ। मैंने 2 म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं रिसेंटली एंड मॉडलिंग के लिए असाइनमेंट्स आते रहते हैं एज एंड व्हेन मेरे स्केड्यूल में फिट होता है, वैसे मैं मॉडलिंग के शूट्स करती हूँ। बट आई एम लिटिल चूज़ी अबाउट पिकिंग माई असाइनमेंट्स। ऐसे असाइनमेंट्स जो रेजोनेट करे मेरे ड्रीम्स के साथ, मेरे एस्पिरेशंस के साथ, मैं वही पिक करती हूँ। It's not like मैं shoots के लिए I just go out of my way. It's not like that. I have to resonate with the concept. वो थीम जो है शूट की, वो मुझे इंस्पायर करनी चाहिए। ऐसी थीम होनी चाहिए जिससे मैं लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं, तो वैसे शूट्स मैं पिक करती हूँ। वाह, साउंड्स ग्रेट। सो जैसा कि आपने बहुत कुछ बताया अपने बारे में, सो जैसा कि आपने अभी आप बता रहे थे कि आप साइड बाय साइड मॉडलिंग्स वगैरह भी आप करते हो, आपने म्यूजिक शूट्स भी आपने किए हैं एंड आप वर्किंग भी हो, राइट? सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको किसने इंस्पायर किया एंड आपने वाई आपने स्विच किया, लाइक मतलब आपने साइड बाय साइड क्यों इस चीज़ को आपने वो पकड़ा? मैं ऐसा कहूँगी कि कोविड ऐसा टाइम था जिसकी वजह से लोग चार दीवारी में बंद हो गए एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी सोल सर्चिंग हुआ एंड बहुत सारे सेल्फ चर्निंग स्टार्ट हुआ अंदर ही अंदर। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो सही रास्ते पे हैं, क्या वो सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक आई वेंट ऑन सिमिलर लाइन्स इन माई जर्नी। I clearly remember 2021 मई में
अराउंड 16th और 17th 18th में ऐसा ही टाइम था जब आई कॉन्टैक्टेड कोविड। तब एक रूम में मैं बंद हो गई थी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। एंड फॉर्चुनेटली जो मेरी जॉब में भी मुझे बोला गया था कि आप लॉगिन नहीं करेंगे भले ही आप घर पे हैं। मतलब जिस कंपनी में काम कर रही थी वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया की वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली है। तो मुझे लॉगिन करने के लिए मना था, मुझे फुल आराम करने के लिए बोला गया था। बट 10-12 साल से 13 साल से अगर आप लगातार काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते एंड यू आर अ वर्कोहॉलिक बाय नेचर, तो अचानक से खाली बैठना आपसे हो नहीं पाता है। राइट। तो कुछ नहीं था मेरे पास उस कमरे में, बस आराम करना था। तो आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑब्वियसली, एंड मैं वैसे आई एम अ हाइपर एक्टिव माइंडेड पर्सन, तो हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। तो उस कमरे में सिर्फ एक पेपर, एक रफ पेपर और एक पेंसिल दिखा मुझे। तो मैंने वो उठाया और मेरे पास मोबाइल था, बस मेरा मोबाइल में एक पिक्चर उठाई, मेरे बेटे और मेरे बेटे की फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर थी, मैंने उसको गोद में लिया हुआ था। तो मैंने उसका पोर्ट्रेट स्केच करना स्टार्ट कर दिया। सो ये वो मेरी हॉबी है जो मैंने बरसों पहले छोड़ दी थी। परहैप्स बच्चे होने के बाद तो मैंने की ही नहीं थी। आई नेवर पिक्ड अप माई पेंट ब्रश, आई नेवर लुकड एट माई स्केचेस जो मैंने पहले किए थे, मैं सब भूल गई थी। यू नो व्हेन यू आर अ मदर, आपका एक नया जन्म होता है, तो आपकी सारी जो पास्ट हैबिट्स हैं, हॉबीज़ हैं, शौक है, सब छूट जाते हैं पीछे। बट वो एक दिन था, मैं कहूँगी 18 मई 2021, जब ये सब कुछ लौट के वापस आया, मुझे रियलाइज़ हुआ मैं वो जो छोटी बच्ची थी, जो मेरी ड्रीम्स थी, विशेस थी, मैं जो करना चाहती थी, वो सारी चीज़ें उस पेपर पे जब मैंने वो स्केच देखा, एंड वो स्केच आज भी वैसा ही बना जैसे मैं पहले रेगुलर स्केचेस करती थी। तो इट वाज फ्लॉलेस। तो वो देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो मैंने ये सब छोड़ क्यों दिया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सेल्फ डिस्कवरी की। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैं कोविड से बाहर आई, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फिज़िकल वर्कआउट्स, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की अपने रूटीन में। धीरे धीरे मुझे डिफरेंस पता लगने लग गया, खुद में डिफरेंस दिखा। मैंने वेट रिड्यूस किया, ओवरऑल मैंने ग्रूम किया खुद को। मुझे आई वॉन्टेड टू बी फैशन डिज़ाइनर वंस अपॉन अ टाइम। मैंने अपना वार्डरोब रिवैम्प किया खुद से, अपना ओवरऑल लुक चेंज किया। एंड इस जर्नी में मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग ही हैज़ डन फॉर मी। ही वॉज द वन। मैं नॉर्मली आई एम अ प्रो योगा पर्सन। मैं जिम इतना पसंद नहीं करती थी, चार दीवारी के अंदर बंद एरिया में एसी में वर्कआउट करना वॉज नेवर माई थिंग। बट उसने मुझे जिम से फिर से इंट्रोडक्शन कराया इन अ वे दैट आई स्टार्टेड एंजॉइंग वर्किंग आउट इन जिम। म्यूजिक लगा के, चेंजिंग योर माइंड सेट एंड एवरीथिंग, बीइंग मोटिवेटेड। फिर जिम मेरे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया। धीरे धीरे बाय अक्टूबर 2022 काफ़ी चेंजेस आ गए। मतलब मैं, इफ़ समवन वुड हैव सीन मी इन से जुलाई 2021 एंड अक्टूबर 2022, आई वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड वहाँ पे ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम मैंने एक ब्यूटी पेजेंट का ऐड देखा, मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट स्ट्रक मी। मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। बहुत सारी चीज़ें थी। मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया का जो थीम था वो भी काफ़ी इंक्लूसिव था। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंक्लूसिविसिटी। तो उनका जो कंसेप्ट था, दे वर ऑल्सो अलाउइंग पीपल who are not passing a certain criteria of benchmark. बिकॉज मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एयर होस्टेस नहीं बन सकती, या मॉडलिंग में नहीं जा सकती, या कोई भी वैसी फील्ड में नहीं जा सकती जहाँ फिजिकल अपीयरेंस को फोकस किया जाता है, बिकॉज मेरी हाइट कम है। सो आई एम जस्ट 5'2". बट वहाँ पे इट वॉज ऑल इंक्लूसिव, आपका शेप साइज मैटर नहीं करता। सो दैट वॉज द कंसेप्ट दैट इंस्पायर्ड मी टू अप्लाई देयर। ओके। सो जैसा कि आपने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताया कि आप मदर भी हो, राइट। सो मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूँगा इसी बीच में। सो आप वर्किंग भी हो एंड आप दूसरी साइड मदर भी हो। सो आप दोनों मतलब वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हो आप? ये जो हैबिट मैंने आपको बताया, मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, मैंने ब्यूटी पेजेंट में कंटेस्ट किया। जब मैंने रिजल्ट्स देखे उसके, आई वन ऑफ द टाइटल्स देयर, मिसेस कंजेनियलिटी का।
then I started getting appreciated for the efforts that I've put in, because वो 3 months का पीरियड था, अक्टूबर 22 टू दिसंबर 22, जब मुझे मिसेस कैपिटल की भी प्रिपरेशन करनी थी, एंड उसी टाइम पे मैंने लाइसेंस पर्पस कोच प्रोग्राम के लिए भी एनरोल किया था। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चली अलॉन्ग विद माई फुल टाइम जॉब। जब मैंने ये चीज़ मास्टर कर ली, तब मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन बी मच बियॉन्ड व्हाट आई थिंक आई एम। ओके। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आइडेंटिटी एक मदर की नहीं है, एक एम्प्लॉई की नहीं है, आई एम ऑल्सो वुमेन इन साइड, एंड जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। आई जस्ट हैव टू क्रिएट अ विश लिस्ट। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपना टाइम। मोर देन टाइम, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल योर एनर्जी। आप एनर्जी किस तरह से मैनेज करते हो। अगर आपने ये 3 चीज़ें इस वीक के लिए सोची है, तो आपको कैसे अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, सो दैट आपकी वो चीज़ें अकम्प्लिश हो पाए। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट। ओके। तो आई जस्ट फोकस ऑन एनर्जी मैनेजमेंट, और सब कुछ अपने आप फिर फ्लो होता है उसमें। ओके, ग्रेट। सो जैसा कि आप कह रहे हो दीपिका जी, मतलब एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी को भी मतलब मैनेज करना है, फोकस को भी अपने उस पर रखना है। सो उसमें से मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। सो जैसा कि वर्क लाइफ है, मतलब काफ़ी सारी आप एज अ वर्क एच आर आप वर्किंग हो, राइट? राइट। सो मेरा क्वेश्चन है, जनरली एक मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाता हूँ, इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ, सो आप बीइंग एच आर, आप एक सामने जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा, उस पे आप क्या देखते हो? मतलब ऐसा क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप हायर करते हो? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, काफ़ी सारे होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं, इवन काफ़ी कुछ बोलने के बाद भी, इवन एक्सपीरियंसेस होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा एच आर, वैसे तो ऑब्वियसली देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नहीं, मुझे ये भी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या एच आर देखती है एक सामने वाले उसमें, कि उनको हम हायर करते हैं और उनको किसी को नहीं हायर नहीं करते। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ देखना चाहिए और क्या चीज़ें देखते हैं एच आर। राइट। सो सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, एज एन HR हो या रिपोर्टिंग मैनेजर हो जिसकी टीम में मैं हायर कर रही हूँ। हर कोई सिर्फ एक ही चीज़ देता है किसी को भी काम पे रखने के पहले, किसी को भी जॉब देने के पहले, कोई पोजीशन देने के पहले, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज़ द ओनली थिंग दैट टेक्स यू अहेड इन लाइफ। चाहे आज आप कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जा रहे हो अपने क्लाइंट के पास, या आप जॉब के लिए जा रहे हो, या आप किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड देखा जाता है कि बंदे में एटीट्यूड कैसा है। आपके पास सालों का एक्सपीरियंस हो के भी इफ़ योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट, इट इज़ नॉट अलाइंड विद द कंपनीज वैल्यूज़, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस एक्सपीरियंस का, जस्ट ऑन द पेपर। ओके। तो डू यू हैव दैट एटीट्यूड टू बिल्ड, डू यू हैव दैट एटीट्यूड टू ऐड वैल्यू टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रोल में वैल्यू कैसे ऐड करोगे? बिकॉज अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, 2 चीज़ें होती है। आप ये देखते हो कि आपकी प्रोफाइल में वो जॉब कैसे वैल्यू ऐड करेगी, फिर कंपनी भी यही देखती है कि आपका एफर्ट, आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी में कैसे वैल्यू ऐड करेगा। तो वो एटीट्यूड है कि नहीं आप में एज अ कैंडिडेट, बस वही इवैल्यूएट होता है, चाहे मैं एज एन HR देख रही हूँ या एज अ रिपोर्टिंग मैनेजर देख रही हूँ। इफ़ द एटीट्यूड इज़ राइट, देन यू आर ऑब्वियसली सेलेक्टेड। ओके। सो जैसा कि आपने बताया कि एटीट्यूड मायने रखता है। सो एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, राइट? ये तो आइडेंटिफाई करने के ऊपर है। अब मान के चलो अगर उस पर कुछ मतलब किसी भी बंदे को जो जा रहा है, अगर उसको इम्प्रूव करना है उस चीज़ पे, तो वो कैसे इम्प्रूव करेगा? क्या हम उसको टिप्स दे सकते हैं? क्या हम उस चीज़ों को ऐसे बता सकते हैं कि लाइक अगर आप ऐसे से ऐसे करोगे तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकता है? तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, मैं वो जानना चाहूँगा। राइट। सो जब भी हम लोग किसी इंटरव्यू में बैठते हैं एज अ टीम, जिसमें मैं होती हूँ, कंपनी के इंटरव्यू पैनल होते हैं, तो आज तक जितनी भी कंपनी से मैंने काम किया, मैंने ये बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है इंटरव्यू पैनल में, कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो बताते हैं सामने वाले को कि व्हाट वाज लैकिंग। इफ़ सपोज वी आर नॉट शॉर्टलिस्टिंग एनीवन, तो व्हाट वाज लैकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, या उनके ओवरऑल प्रोफाइल में क्या लैक करता है, किस पे और काम करने की ज़रूरत है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, वो हम बताते हैं, सो दैट एवरी इंटरव्यू इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम। ऐसा नहीं कि बस इंटरव्यू आए, दिए, नहीं हुआ, चले गए। बट उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको क्या इंप्रूव करना है? अगर नहीं हुआ सपोज शॉर्टलिस्ट, तो क्या इंप्रूव करना है? दे शुड ऑल्सो टेक बैक समथिंग फ्रॉम दैट इंटरव्यू, कोई लर्निंग होनी चाहिए। राइट। सॉरी फॉर, सो इसी के रिगार्डिंग ना, जैसे देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, काफ़ी लोग कंपनीज क्या करते हैं, इवन हमने भी जब हम बहुत स्टार्टिंग फेज में थे, लाइक जब हम जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जाते थे, तो देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो सीधा बोलती हैं विल लेट यू नो, राइट। राइट?
उसके बाद कुछ पता नहीं होता कि वो कब हमको बताएंगे कब नहीं बताएंगे। तो बट ये कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ बताई है कि एट द एंड जो है हम लैकिंग ऑफ द पॉइंट जो आप बता रहे हो कि एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छी चीज़ है ताकि सामने वाला भी अवेयर हो सके कि नहीं ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, सो दैट हम उसको इम्प्रूव करें और दोबारा से उसको दें। एंड आपने भी बताया कि आपने दूसरी चीज़ की लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, राइट। राइट। सो अभी उस चीज़ को अगर कोई लर्न करना चाहता है, उस चीज़ को करना चाहता है, मतलब अगर वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो क्या लगता है आपको कि ये किस हद तक का मतलब वर्थ इट है या नहीं है, और ये क्या कैपेबिलिटीज़ सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है। अगर मान के चलो मैं आपका क्वेश्चन सिंपल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि आपके उसमें कम्युनिकेशन का कुछ इशू है, राइट। सो ये खुद पे डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं या नहीं होता है, या मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्या ऐसा होता है? देखिए, कम्युनिकेशन के दो मतलब निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट द लैंग्वेज दैट यू यूज़। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर करना कैंडिडेट को ज़रूरी होता है कि अगर मैं सामने वाले को कैंडिडेट को बोल रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वो क्लियर करती हूँ कि बिकॉज any good organization, they never focus on the language, they focus on the communication skills. communication skills क्या होता है कि आपके interpersonal skills कैसी हैं, आप कैसे अपनी बात, अपना मैसेज अक्रॉस पहुंचा सकते हो सामने वाले को, आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। ओके। तो उसमें भी समझाना ज़रूरी कि कहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। ज़रूरी नहीं कि सारी प्रोफाइल्स में 100% परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए हो। कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती है जैसे मार्केटिंग की, सेल्स की, या एचआर की, जहाँ पे अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली हम क्लियरली समझाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे हम कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दें, स्पेशली कोई ऐसे प्रोफाइल में जहाँ पे एक बैक एंड जॉब है, जहाँ पे फ्रंट एंडिंग नहीं करना है, कस्टमर से बात नहीं करनी है। तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली विल लुक एट द टेक्निकल स्किल्स मोर रादर देन द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। सो मैं आपसे वापस उसी कन्वर्सेशन में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे कि आप लाइक लाइसेंस्ड योगा के लिए आपने वो किया है, सो आप मुझे ये बताएंगे अगर कोई लाइसेंस्ड योगा है क्या, और उसको अगर अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस हो सकता है। सो आप थोड़ा सा इसमें आप बताइए। श्योर। सो आई एम अ लाइसेंस्ड पर्पस कोच। ये एडिफाई लैब्स का इनिशिएटिव है, एक कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपका 3 मंथ्स का कोचिंग प्रोग्राम होता है। इट्स अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्चुअल होती है, एंड इसमें काफ़ी बैचेस रन अक्रॉस हो रहे हैं। आई वॉज इन 2022 व्हेन आई डिड इट, आई वॉज पार्ट ऑफ द बैच 14। तो आई थिंक अभी 17th बैच ऑन हो जाएगा बहुत ही जल्दी। सो बाय दी अराउंड सितंबर अक्टूबर एनरोलमेंट होते हैं, एवरी क्वार्टर एनरोलमेंट होते हैं इनफैक्ट। एंड वंस यू आर अ सर्टिफाइड कोच, आप अपना कोई भी नीश चूज़ करके लोगों को कोच कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I say, many people from my community, from my batches have become a parenting coach, then a relationship coach, then teenage के लिए एक अलग कोचिंग प्रोग्राम होता है हमारा। बच्चों को अगर करियर चूज़ करने में हेल्प करनी है तो उनको कैसे कोचिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स को कैसे कोचिंग की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट्स को कैसे कोचिंग की ज़रूरत है। सो डिफरेंट नीश होता है, इट्स अप टू यू आप कौन सा नीश सेलेक्ट करना चाहते हो। वर्किंग वुमेंस के लिए एक अलग कोचिंग प्रोग्राम होता है। सो आपका क्या नीश है ये आपको सेलेक्ट करना है। मेरा जो नीश है दैट इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव मेजरली। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी, दूसरों को प्यार देते हुए भी आप खुद को कैसे प्यार कर सकते हो, सो दैट योर कप इज़ फिल्ड ऑल द टाइम। तो मेरा वो नीश है सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लव का। ओके, ठीक है। सो आपने जो नीश बताया सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ, काफ़ी मतलब वैसे सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। बिल्कुल हम इसके बारे में भी जानेंगे। और आपने जैसे बताया कि मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया का भी आपने वो किया है। सो ये आपने कौन से ड्यूरेशन में किया था, एंड इसके लिए आपने कैसे अप्लाई किया था, और इसके लिए एग्जैक्ट जनरली मैं आपसे पूछूंगा क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, वो भी आप थोड़ा सा बताएं तो बेस्ट है। सो मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ कंटेस्ट जो अराउंड दिसंबर जनवरी होता है एवरी ईयर, एंड अगस्त से अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशंस होते हैं अप्लाई।
and obviously physical fitness is one thing, that is one of the criteria. Best part is इसमें height and shape का कोई criteria नहीं है. They have different categories for plus size women and general category as well. Auditions होते हैं सबसे पहले दिल्ली NCR में ही. And if you pass the audition, so like for example मेरे audition में I got selected from around 250 odd women. I got shortlisted. Auditions के बाद you reach the top 40 का list for the finale. एंड वही दिसंबर जनवरी में आपके फाइनल्स होंगे. एंड देर आर डिफरेंट राउंड्स देयर. ज्यूरी आती है, फैशन वर्ल्ड के नामी गिरामी ज्यूरी मेंबर्स आते हैं. दे गेट वेरी गुड कोरियोग्राफर्स ऑन बोर्ड. Then you have different training sessions. I think those 3-4 days I was there at Mrs. Capital was the best days of my life. मैंने फैशन कोरियोग्राफी सीखी, मैंने रैम्प वॉक सीखी फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स इन द इंडस्ट्री. सो एंड आपकी ग्रूमिंग टेबल एटिकेट्स की कोचिंग होती है, योगा होता है. देयर आर मेनी ट्रेनिंग सेशंस दैट दे ऑर्गेनाइज. एंड देन द फिनाले. सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ ब्यूटी पेजेंट. आपकी लाइफ में आपका जो भी सपना है एक बार आपको वो करके देखना चाहिए. मेरा बस ये मानना है. आप सो दैट जब आप ये दुनिया छोड़ के जा रहे हो, यूर लुकिंग बैक, योर सोल लुक्स बैक एट योर होल जर्नी. एक रील चलती है आपकी लाइफ की. तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ मलाल नहीं होना चाहिए मन में कि ये रह गया मुझसे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने भी वही किया था. अपनी बचपन की विश लिस्ट बनाई एक पेपर पे और मैं एक एक चीज टिक करते जाती हूँ हर साल. करेक्ट. तो साल के साल आप करते जाते हो फाइनली कहीं ना कहीं. हाँ जी. अच्छा. सो अभी जैसे फिनाले होता है, सो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी एक भी रहता है कि लाइक अगर हम जीत गए तो क्या कुछ प्राइज मनी भी वगैरह मिलती है या क्या स्कोप रहता है, लाइक उसके बाद क्या हमको जर्नी कवर. देखिए, कोई भी ब्यूटी पेजेंट इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. मैं ये कहूँगी वो एक स्टार्ट होता है जर्नी का. आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है जिसके बाद आपके ऊपर है आप उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाओगे. सो हमने एग्जाम्पल्स भी देखे इंटरनेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट्स में. आपने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी सेलिब्रिटीज़ का, जो मिस यूनिवर्स बन के भी उतना आगे अपने काम को नहीं ले जा पाए, या मिस वर्ल्ड बन के भी जितना रनर अप्स ले गए होंगे. राइट. तो सेम विद ऑल द ब्यूटी पेजेंट्स, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, आप उस टाइटल को कैसे आगे लेके जाते हो, कैसे आप उसको कैपिटलाइज करते हो, उसका वर्थ निकालते हो. तो ऑब्वियसली जब आप जीत जाते हो कोई कॉन्टेस्ट, आपको ग्रैंड प्राइजेस मिलते हैं, आपको टूर्स मिलते हैं, ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं, एंड देन बहुत सारे उसके साथ अटैच्ड होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, शूट्स मिलते हैं. बट वो तो एक हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है. आप उस टाइटल से और आगे क्या करते हो. राइट. आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो, दूसरों को इंस्पायर कैसे करते हो, या कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्या करते हो आप उससे आगे, उस पर मैटर करता है. राइट. सो दीपिका, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, बहुत सारे अपनी चीज़ें बने हैं, लाइसेंस्ड भी हो आप, आपने मिसेस का भी किताब वो किया है. सो इन सब चीज़ों के जब आप कर रहे थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, आप वो थोड़ा सा उस पर बताइए. क्योंकि देखो पॉजिटिविटी हर कोई वो करता है. आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं बहुत वो लगता है कि नहीं यार हमको भी करना चाहिए, हमको भी वो करना चाहिए. बट काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं, कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को ना. सो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम उसको फेस करें, क्या वे हो सकता है सॉल्टेस्ट अच्छा वे, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए. सो देखिए, सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम नहीं रहा है, जिसका अगर हम पुराने टाइम से भी देखे जाए, फैशन इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, ये जितनी भी ग्लैमर इंडस्ट्री है, इट इज़, आई वुड से इट इज़ फेमस बट नॉट वेरी पॉपुलर अमंग्स द मिडिल क्लास. एक टाइम था जब मिडिल क्लास से लड़कियों को जाने भी नहीं दिया जाता था इस फील्ड में. अब तो टाइम काफ़ी बदल चुका है, इन्फ्लुएंसर्स का एज है. सो अब तो घर घर में एक मॉडल है, मैं तो ये कहूँगी. एक इन्फ्लुएंसर, एक मॉडल है, चाहे वो किसी कोई भी एज हो. इवन काइंड ऑफ आप देख लो, इंस्टा शॉर्ट्स रील उठा करके देख लो, उसमें भी काइंड ऑफ दिस. राइट. सो बट चैलेंजेस है. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इस फील्ड में, डेफिनेटली हर फील्ड में चैलेंज है. ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फील्ड में चैलेंज है. आपको बस थोड़ा अलर्ट रहना होता है कि आप किन से कनेक्ट हो रहे हो. और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप जा रहे हो, वेदर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और यू आर गोइंग फॉर एन ऑडिशन, यू नीड टू गो एज अ किंग और अ क्वीन.
then only you will attract the right opportunity. If you'll go in the energy of a beggar, तो फिर आपको भीख ही मिलेगी, और भीख में जो मिलता है वो लेना पड़ता है, उसमें आपको हो सकता है अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, फाइनेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप जब वो क्वीन एनर्जी के साथ जाओगे, यू विल अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ. सो जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यूज़ भी दे रही थी, एक टाइम था ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के पहले, जब मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल देती, जस्ट इस इनसिक्योरिटी में कि शायद मुझे अच्छी जॉब ना मिले. बट जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 2021 ऑनवर्ड्स, मेरे पास एक टाइम पे 2 से 3 ऑफर्स रहते थे, एंड आई यूज टू चूज़ कि मेरे एस्पिरेशंस के साथ क्या अलाइन कर रहा है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ क्या अलाइन कर रहा है. तो वो चूजिंग एनर्जी में आना है आपको, चेजिंग एनर्जी में नहीं. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. तो आपको ये देखना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, जब भी आप कोई असाइनमेंट चूज़ कर रहे हो, आपको देखना ज़रूरी है कि आप वो असाइनमेंट आपकी प्रोफाइल में क्या वैल्यू ऐड करेगा. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर असाइनमेंट चूज़ करने के बाद भी मैं कहूँगी एक्सटर्नल चैलेंज से ज़्यादा होता है इंटरनली जो आपके डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ होते हैं कि आप ये असाइनमेंट पे खड़े उतरोगे या नहीं, आप इस कैरेक्टर में खुद को ढाल पाओगे या नहीं. तो इसके लिए मैं कहूँगी, मैंने जिनसे जिनसे कनेक्ट में आई हूँ थ्रू आउट माई जर्नी, आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट एंड आई थैंक्स टू द यूनिवर्स. सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी luxury.pr का. मैं जब रिचा मेहता से मिली, मुझे इंस्टेंटली कनेक्शन फील हुआ, आई फेल्ट दैट वाइब. एंड रिचा ने जो जो भी असाइनमेंट्स थ्रू luxury.pr मुझे दिलाए हैं, उस चीज़ ने हर बार मुझे एक लेवल अप लेके गया है. मतलब हर असाइनमेंट पिछले असाइनमेंट से बिल्कुल अलग था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट रिचा के सपोर्ट की वजह से कि मैं ये कर पाऊँगी. तो वो एक सपोर्ट मिलना फ्रॉम द पीपल यू आर कनेक्टेड विद बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दीपिका जी, आपने बताया काफ़ी सारे इवन चैलेंजेस भी आपने बताए, जिस तरीके से हमको अलर्ट रहना पड़ता है काफ़ी सारे, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के स्कैम भी होते हैं कि लाइक समबडी इज़ कॉलिंग कि ठीक है हम आपको यहाँ पे दिला देंगे, हम वहाँ पे वो चीज़ों को दिला देंगे. तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है आप इस चीज़ के बारे में अलर्ट रहो. मोस्टली गर्ल्स, राइट, लड़कों का तो चल जाता है, कोई इशू नहीं है, मुँह उठाकर कहीं भी चले जाते हैं, बट लड़कियों का बहुत है, क्योंकि वुमेन सेफ्टीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी है. सो आपको क्या लगता है वुमेन सेफ्टी के बारे में? आज के टाइम पे हम जहाँ रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में हम रह रहे हैं, तो क्या लगता है किस हद तक वुमेन सेफ्टीज़ को लेकर के चीज़ों को उठाना चाहिए कदम, और कितनी हद तक सेफ़ हैं वुमेन आज के टाइम पर? सो मैं इस बारे में ये कहूँगी, एज अ गर्ल चाइल्ड मुझे दिल्ली कभी नहीं अच्छा लगता था, दिल्ली आना नहीं अच्छा लगता था. सो माई डैड वॉज विद अ PSU जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही था, तो अक्सर दिल्ली आना पड़ता था. बट उस टाइम पे, एंड वी ऑल्सो नो दिल्ली हैज़ बिन फेमस एज क्वाइट एन अनसेफ सिटी. पूरी कंट्री में सबसे बड़ा क्राइम कैपिटल दिल्ली ही माना जाता है अभी भी. बट अगर मैं पुराने टाइम से अभी रिसेंट टाइम्स की बात करूँ, आई फील क्वाइट सेफ हियर. तो मैं दिल्ली कभी सेटल नहीं होना चाहती थी, बट देन आफ्टर मैरिज आई हैड टू मूव हियर. तो मेरा इनिशियल जो मूवमेंट था इन 2009, 2010, 11, वो टाइम पे तो इट वाज नॉट, आई डिडंट फील वेरी सेफ बिकॉज आई मूव्ड इन हियर फ्रॉम मुंबई. फिर बीच में फिर से मैं मुंबई गई एंड आई केम बैक हियर इन 2021. बट अब जो मुझे सेफ्टी फील होती है दिल्ली NCR में, स्पेशली नोएडा में, आई वुड से Noida itself was not considered to be very safe before. But now I think it's because of the new government or whatever steps have been taken in terms of women safety. मुझे लगता है टाइम बेटर हो रहा है. लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, मे बी हो रही होंगी, बट आई ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी. आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं, आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप एक प्रोटेक्शन वाइब्रेशन आ जाता है, एंड आप फिर वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं. अब तो मुझे लगता है काफ़ी सेफ हो गया है, एंड वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हो गए हैं, एंड आप देख सकते हैं पिंक ऑटोज चलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं. एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें खुद भी अलर्ट रहना चाहिए, अपनी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए. राइट. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये कहूँगी, बिकॉज बीइंग अ मदर ऑफ अ बॉय, आप गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, सोसाइटी कुछ भी कर ले, अनटिल अनलेस द पेरेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड, वो कैसे उसकी मेंटालिटी डेवलप करते, कैसे कंडीशन करते, कैसे पेरेंटिंग करते, सब कुछ उसी से मैटर करता है, क्योंकि ग्राउंड वही बनता है वुमेन सेफ्टी का, कि एक लड़का लड़कियों के बारे में क्या सोचता है. अब मुझे लगता है, मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हूँ, कैब्स में ट्रैवल करती हूँ,
जो दूसरे बंदे अगर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर मोर सेंसिबल। पहले के मुकाबले अगर मैं देखूं, सब में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है वुमेन के लिए। अब देखिए, क्राइम तो हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में ही हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी क्राइम होता है, हर जगह होते हैं। बट हमें कितना अलर्ट रहना है और अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है, सो दैट वी बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। सो अभी आप जैसे कि आपने कहा कि मुंबई से आप यहाँ पे वो हुए थे, सो एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपका मुंबई और दिल्ली को लेकर के चलूँ, सो व्हाट लाइक मुंबई इज़ द बेस्ट और दिल्ली इज़ राइट? Well, I would never go into this competition because मैं आधे इंडिया में रह चुकी हूँ। माई डैड वॉज विद द PSU, तो अलग अलग स्टेट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह रह चुकी हूँ। हाँ। मेरी पढ़ाई इंदौर से हुई, इंजीनियरिंग इंदौर से हुआ है, MBA पुणे से हुआ है, फर्स्ट जॉब मेरी मुंबई में थी, देन अगेन गुड़गांव, नोएडा, देन मुंबई अगेन, देन अगेन नोएडा। सो इतना ज़्यादा आई हैव लिव्ड अ बोहेमियन लाइफ। बंजारों की तरह मैं पूरा ही ऑलमोस्ट नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया रह चुकी हूँ। तो मैं ऐसा कंपटीशन नहीं करना चाहूँगी। हर सिटी में अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं बस ये कहूँगी, जहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका सर्कल है, वो शहर अच्छा है। राइट। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे आसपास के लोग हैं, अपना खुद का बिल्कुल सेफ्टी है, बिल्कुल वही बिल्कुल। अच्छा हाँ, कुछ टाइम के लिए मुंबई अच्छा था। बैचलर लाइफ में मेरा मुंबई का स्टिंट बहुत ही अच्छा था। देन आफ्टर अ किड थोड़ा मुश्किल हो गया था, बिकॉज इट्स अ फास्ट लाइफ व्हेन यू आर लुकिंग आफ्टर अ किड। और वो कम्यूटिंग आवर्स आपके ज़्यादा है मुंबई में, ऑब्वियसली कम्यूटिंग आवर्स आर वेरी टू मच। राइट। तो फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इफ यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन, तो ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम भी उतना ईजिली नहीं एक्सेसिबल होता है। देन दैट्स व्हाई आई केम बैक टू नोएडा, एंड आई थिंक आई लव बोथ द सिटीज फॉर देयर चार्म दैट दे हैव। राइट। जैसा कि आपने बताया कि हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी अच्छे हैं, मुंबई के भी अच्छे हैं, तो बिल्कुल हम उस कंपटीशन में नहीं जाएंगे। Right, वरना right. लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरी दिल्ली अच्छी है, नहीं नहीं मेरा मुंबई अच्छा है। राइट राइट। अब मुंबई का वेदर अच्छा है मेरे लिए, बट इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट, स्ट्रीट फूड, तो एनी टाइम दिल्ली NCR इज बेटर। हर जगह दिल्ली का ही फेमस होता है भाई, चांदनी चौक के Absolutely. पराठे ही ले लो। एब्सोल्युटली। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो अभी एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, लाइक कि आपने बहुत तो अभी एक चीज़ मुझे बताओ, अगर कोई दर्शक सेम फील्ड में जाना चाहता है या सेम चीज़ में करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता कि हम कैसे बैलेंस करें, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिप अच्छे मतलब टिप्स आप बताइए, लाइक कैसे हमारे दर्शक जो हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इंडस्ट्री में जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद को तैयार करना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को समझना कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। अगर आप गूगल मैप भी ओपन करते हैं तो आपको करेक्ट लोकेशन डालनी होती है, राइट? तो वही आपकी लाइफ में भी है, आपको पता होना चाहिए आपकी करेक्ट लोकेशन कहाँ है। आपको एक्चुअल आपकी क्या स्टेटस है, आपको वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, वेदर यू आर फिट, नॉट फिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेप, यू कैन बी अ प्लस साइज वुमेन और अ शॉर्ट हाइटेड मैन, डजंट मैटर एट ऑल। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, और अगर आपका कोई ड्रीम स्टैटिस्टिक्स है तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है। करेक्ट। उसके बाद आप और उस पर काम करिए। एक बार आपने फिटनेस पे काम कर लिया, फिर आप अपने वार्डरोब पे काम करिए। सो फॉर एग्जांपल, आई कंसल्ट फॉर वार्डरोब रिवैम्पिंग एज वेल, आई एम अ फैशन कंसल्टेंट एज वेल। तो मैं 1-on-1 कंसल्टिंग करती हूँ वार्डरोब के लिए। तो उसमें आप चेंजेस लाइए धीरे धीरे अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में, डेली लाइफ में। यू स्टार्ट कैरी योर सेल्फ बेटर इन अ वे, आप अपना जो इमेज है वो अच्छा प्रोजेक्ट करिए बाहर लोगों को। करेक्ट। वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। एंड ये सब हो गया, तब आप देखिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, आपको किस फील्ड में क्या नीश बनाना है अपना। अगर सब मान लीजिए, आप बहुत सारे तरह की मॉडलिंग होती है, हैंड्स की मॉडलिंग होती है, हेयर की मॉडलिंग होती है, फुल लेंथ आपके स्टिल फोटोग्राफीज होती है, म्यूज़िक वीडियोज़ होते हैं। तो आपको कहाँ अपना नीश बनाना है। जब आपको पता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, XYZ स्ट्रेंथ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के असाइनमेंट्स में अप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि पहले अपने आप को खुद से तैयार करो, खुद को तैयार करो, राइट? पहले डेवलप करो, देन आप जो नीश चूज़ करो, आपको किसके लिए परफेक्ट हो या किस चीज़ पे, देन आपको यू हैव टू बी फोकस्ड ओवर देयर, राइट? एब्सोल्युटली। एंड सबसे पहले अपना सोशल मीडिया पेज पे काम करना ज़रूरी होता है। हाँ। आज के ज़माने और में दर्शक आज के टाइम पे इंस्टा रील जरूर डालना। एक्चुअली। सो
पोर्टफोलियो तो बनाना ही बनाना है, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना होना चाहिए, बट साथ में सोशल मीडिया पेज इज योर ब्रांड, आपका सबसे बड़ा ब्रांड वही होता है, तो वो राइट। बनाइए, अच्छे से बनाइए। एंड उसके बाद उस पर छोटी छोटी अपनी फोटोग्राफ्स या रील्स डालना शुरू करिए, अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको हाईलाइट करिए, आपको अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर आपको उसमें पिक करना है विच वन इज द राइट फॉर यू। करेक्ट। एंड बाकी अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैं तो हुई आपकी कोच, आप एनी टाइम कंसल्ट कर राइट। सकते सो हैं। दीपिका, मैं आपसे यही मेरा क्वेश्चन था लास्ट कि सपोज़ कोई अगर कंसल्ट करना चाहता है फैशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वो कैसे आपको अप्रोच करेगा, कैसे आपको कंसल्ट करेगा, लाइक आपसे कैसे कंसल्ट करेगा, क्या वे है? So certainly, I am always available on Instagram. Deep Sunshine 12, DEEP, Deep Sunshine 12 is my Insta ID. आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर फैशन कंसल्टिंग, वार्डरोब रिवैम्प कंसल्टिंग। एंड मेरे कोचिंग प्रोग्राम के साथ आई ऑल्सो ऑफर बर्थ चार्ट रीडिंग। सो मैं एस्ट्रोलॉजी पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, एंड आई रीड बर्थ चार्ट्स ऑल्सो फॉर पीपल। तो वो देख के भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि अगर आपको एक सक्सेसफुल अपना करियर बिल्ड करना है किसी लाइन में, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो क्यों चल रही है, उसका रीज़न क्या है, और किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, सो दैट आप बेटर अलाइन हो सके अपने गोल से। राइट। तो जैसा कि इन्होंने बताया, एक चीज़ इन्होंने और ऐड किया कि एस्ट्रोलॉजी भी आप करते हो, बर्थ चार्ट। ऑफ कोर्स उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट हमारे एपिसोड में हम ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें एब्सोल्युटली। डिटेल्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वाला जो चैप्टर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबा है, उसको हम शॉर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, न्यूमरोलॉजी आ राइट। जाती है ना, ज्योतिषी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इट्स अ ह्यूज टॉपिक। एब्सोल्युटली। बिल्कुल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैं आपके इनकी आईडी मेंशन कर दूंगा। सो जो जिनको भी अप्रोच करना है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई मॉडल बनना चाहता है, हर कोई कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ आपसे, लास्ट क्वेश्चन मैं एक सबसे करना चाहूँगा, अगर कोई फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है या मॉडलिंग एजेंसी में लाइक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो उसके लिए हाइट भर मैटर करती है, या हाइट के अलावा और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, और अगर आप उनको थोड़ा सा कुछ गाइड कर सको एक सिंपल वे में, तो क्या हो सकता है, वो बताइए आप। सो देखिए, हाइट या कोई भी फिजिकल स्टेटस आज के ज़माने में मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली हाइट ज़रूरी है अगर आप रैंप वॉक टाइप की मॉडलिंग, रैंप मॉडलिंग में जाना चाहते हो, अगर आप फैशन इवेंट्स में जाना चाहते हो, तब ये ज़रूरी होगा हाइट। बट अगर आप शूट्स पे जाना, शूट्स के थ्रू मॉडलिंग करना चाहते हो, या म्यूज़िक वीडियो में अप्लाई करना चाहते हो, या वेब सीरीज़ में अप्लाई करना चाहते हो, तो देर इज़ नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हो। ओके। एंड if you are connected with the right people, for example now I know I am connected with the right kind of casting agencies। अगर मुझे किसी वेब सीरीज़ में अप्लाई करना है तो मुझे किससे बात करनी है, अगर मुझे शूट्स के लिए अप्लाई करना है तो मुझे किससे बात करनी है, तो एक एक्सपीरियंस के साथ वो भी आ जाता है। अगर आप सही लोगों के नेटवर्क में हो तो आपको वो गाइडेंस मिल जाती है। तो हाइट का, कलर का, एंड कॉम्प्लेक्शन का, या किसी भी चीज़ का अभी कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। इफ़ यू हैव द टैलेंट, you'll get the platform, सिंपल सी बात है। राइट। तो आज के टाइम पे कहने का मतलब है कि टैलेंट मैटर करता है, डजेंट मैटर कि आपका कलर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, डजेंट मैटर। नथिंग, या बिल्कुल। सो टैलेंट होना चाहिए। सो अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने स्किल्स डेवलप करो, टैलेंट आप अपना वो करो, और उस टैलेंट को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उसको दिखाओ, शोकेस करो, जैसा कि बताया कि इंस्टा रील्स वगैरह है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह हैं, व्हाट्सअप वगैरह हैं काइंड ऑफ। सो उस पर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच आएगा ही आएगा। राइट, बिल्कुल। तो इसी बीच में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आपकी ये जर्नी चल रही थी, तो कोई ऐसा रॉस्ट एक्सपीरियंस बताइए, वेदर चाहे वो फैशन से हो या कोर्स से रिलेटेड हो, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो बहुत ही रॉस्ट हुआ हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं होता है ये चीज़ है। सो मैं Absolutely. वो चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। एब्सोल्युटली। सो ऐसे तो आए दिन होते रहते हैं। अब यू नो व्हेन एक इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल पब्लिक हो, तो तरह तरह के डीएम्स आते हैं, सब कुछ ऐसे डीएम भी होते हैं विच यू वोंट फाइंड कंफर्टेबल, फिर फाइनली आपको ब्लॉक ही करना पड़ता है। तो ऐसे तो कई आते हैं। सो आए दिन, मतलब इवन इफ़ यू रिफ्यूज़ देम, फॉर एग्जांपल आई विल नेवर गो फॉर अ लॉन्जरी शूट। तो कई ऐसे डीएम्स आते हैं, इवन इफ आई रिफ्यूज देम, फिर भी वो पीछे पड़े रहेंगे, एंड देन दे विल कीप ऑन आस्किंग। एंड एक बार आपने उनको अपना बायोडेटा दे दिया, फिर भी वो आपसे बार बार क्वेश्चंस करेंगे
एंड बोलेंगे आप ऐसा शूट करोगे क्या, वैसा शूट करोगे क्या. तो ये चैलेंजेस तो आते रहते हैं, जस्ट दैट यू हैव टू बी फर्म ऑन योर आंसर. अगर आई एम नॉट सेइंग कि डूइंग अ लॉन्जरी शूट इज़ नॉट द राइट थिंग. Any kind of fashion is good, any kind of shoots is good, concept is good. It's just that it is not aligned what I want to express in the world. That's it. राइट. सो अगर आप किसी चीज़ से रेजोनेट नहीं करते, आप क्लियरली मना करो. यू स्टे फर्म ऑन योर डिसीजन. एंड फाइनली अगर सामने वाला नहीं मानता है तो आप ब्लॉक करो. दैट इज द That is the टेक्नोलॉजी हेल्प last. दैट वी हैव. राइट. सो कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और Absolutely. ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी, बिकॉज देखो सबका अपना अपना मेंटालिटी है, सबका अपना अपना, कई लोग टाइम पास करते हैं, कई लोग इस तरीके से चीज़ों करते हैं, तो ऑब्वियसली इस तरह से वो करते हैं. राइट राइट. So you एंड have- वो मैं कहूँगी हर बिजनेस में, अगर आज आप एक हलवाई के बिजनेस में जाओ तो कई लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि आप दूध की जगह ये मिला दो, मिलावट कर दो, घी में ये मिला दो. वो सारी चीज़ें होती हैं, राइट. राइट. तो आपके ऊपर है कि आप अपने वैल्यूज में कितने फर्म रहते हो, आपकी Okay. वैल्यू क्या है. ओके, ठीक है दीपिका जी. सो मिलावट की चीज़ों पे बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा. सो आपने जब आप कोई डिशेस खरीदते हैं या जो कुछ भी आप खरीदते हैं, आई नो यू नो कि दिस इज द पर्सनल क्वेश्चंस, आउट ऑफ द बॉक्स है थोड़ा सा. सो क्या लगता है कितना मिलावट होता है किसी भी चीज़ों को जब हम खाने के लिए ऑर्डर करते हैं या कुछ भी हम लेते हैं, हलवाई मान के चलो हलवाई से हम कुछ डिशेस लेते हैं, तो क्या लगता है कितना मिलावट होता है आज के टाइम पे, वो भी दिल्ली एनसीआर में? मिलावट तो आपको पता ही है, अभी रिसेंट न्यूज़ भी आई थी. यूपी में ही पकड़ाई थे काफ़ी सारी घी और दूध की मिलावटी चीज़ें. तो प्योर तो आज के ज़माने में कुछ भी नहीं मिलता. बट हाँ, आप क्या इंटेक करते हो, आप क्या चूज़ करते हो, उस पर मैटर करता है. एक आजकल के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है चीट डे का. तो आपका चीट डे हर डे चीट डे होता है, या आप मंथ में एक बार चीट डे रखते हो, कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट, वो आपके ऊपर राइट. है. क्योंकि जैसा कि आप ऑब्वियसली लाइव वो करते हो, योगास करते हो, आप मेडिटेशंस भी आई होप करते होंगे, एक्सरसाइज आप करते हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस भी वो चीज़ें हो जाती हैं कि आपको प्रॉपरली चीज़ें खानी है, हेल्थ को देख करके चीज़ें खानी है. सो ऐसे क्या मतलब हम लाइक ऐसे क्या फूड्स होते हैं जो हमको प्रॉपरली टेक ओवर लाइक खाना चाहिए, और कैसी चीज़ें को जो हमको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ताकि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे हो सकते हैं फूड्स? सो फूड चूज़ करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड के साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, उस पर ध्यान देना. कई लोगों का होता है जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो ये एक टॉक्सिक साइकिल हो गया फूड के साथ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो 70% वेट मैनेजमेंट आपका वैसे ही हो जाएगा बिना एक्सरसाइज के. एंड दिस इज समथिंग आई रियलाइज्ड वेरी रिसेंटली. तो 2024 में मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी अपने वर्कआउट्स को लेके, मैं बोलूँगी. एंड खाने पीने पे भी इतना ध्यान नहीं दिया. फिर यू नो देयर आर मेनी हेल्थ इश्यूज दैट स्टार्टेड विद मी. Fortunately, I met with a very good naturopath in 2024 अगस्त. फिर दिसंबर में मैंने जाके, अभी इस रिसेंटली दिसंबर में मैंने उनके सेंटर पे जाके पूरा उनका लाइफस्टाइल सीखा, कैसे नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल पर डाइट रखना है. एंड बिना वर्कआउट के 70% मेरा वेट मैनेजमेंट एंड हेल्थ इश्यूज़ मेरे सारे ख़त्म हो गए सिर्फ डाइट से. तो मैं ये कहूँगी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना रोक दिया या इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली. आप क्या खा रहे हो और कब खा रहे हो, राइट थिंग टू ईट एट द राइट टाइम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड ईटिंग लाइव फूड मतलब जो फूड आपको जीवन देता है. उसमें जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं आते, और बेक्ड फूड भी नहीं आते हैं, बेकरी आइटम्स भी नहीं आते हैं. मोर फ्रूट्स, मोर वेजिटेबल्स. एंड मैं प्रेफरेबली वेजिटेरियन हूँ, बट आई वुड नॉट से कि नॉन वेज फूड भी लाइव नहीं होते हैं. इफ़ यू नो कि आपका पोल्ट्री कहाँ है, आपका चिकन कहाँ से आ रहा है, आप उसमें ज़्यादा घी तेल लगा के नहीं पकाते हो, यू गो फॉर अ रोस्टेड चिकन और अ बेक्ड चिकन, तो इट ऑल्सो सर्व्स एज अ लाइव फूड. तो यू शुड नो वेर योर प्रोड्यूस इज कमिंग फ्रॉम, आपका अनाज, आपका फल कहाँ से आ रहा है, एंड वो कितना प्रोसेस्ड है कितना नहीं है. जितना आप रिफाइंड चीज़ें कम खाओगे उतना आप हेल्दी रहोगे, सिंपल. राइट. सो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही था, इन्होंने वेट मैनेजमेंट के लिए भी टिप्स बता दिए और क्या क्या चीज़ें खाना है वो भी बता दिया. और जंक फूड में तो मोस्टली चाउमीन, मोमोज वगैरह, तो भाई बच कर रहो इन सब चीज़ों से. और मैं ये कहूँगी कि एक एज के बाद हमें अपने आप ही चीज़ें कम कर देनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 40 आई वुड से खाने से एनर्जी नहीं आती है. आपके वर्कआउट से, आपके लाइफस्टाइल से, मेडिटेशन से, इन और अब डी स्ट्रेस करने से एनर्जी आती है. खाना इज़ जस्ट अ बेसिक नेसेसिटी, और आप जितना कार्ब्स का इंटेक कम करो उतना बेटर है. वाइटामिन्स बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ,
मिनरल्स बढ़ाओ अपने फूड में, दैट विल कीप यू गोइंग। राइट, बिल्कुल। सो काफ़ी कुछ सारा चीज़ें आपने, बहुत सारी चीज़ें हमको बताई, इवन दर्शकों को भी बताया, आई होप। और मैं आपसे सिंपली, अगर मैं एट द एंड पॉइंट पे आऊँ तो लाइक कि फोकस होना है, काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप करना है, खुद से भी डेवलप करनी है। आपने इंटरव्यूज़ के लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि लाइक आपको लैकिंग ऑफ द एरियाज़ होते हैं, उस पर इम्प्रूव करना है, काफ़ी सारी चीज़ें करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा दीपिका जी, जो भी हमने अभी सारा जितना भी डिस्कशन किया है, इसका एक हम शॉर्ट वे में थोड़ा सा, ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं थोड़ा मोटिवेट हो सकें, उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता दीजिए, क्योंकि हम यहीं पे रैप अप करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, डिटेल्स में हमने समझी हैं, जानी हैं चीज़ों को, और काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्कुल आई होप इम्प्लीमेंट करेंगे भी लोग। तो बिल्कुल एक शॉर्ट वे में आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, मतलब जो पूरा सिनेरियो है उसका। देखिए, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, खुद को जानना। खुद आप एक कंपस की तरह हो, अगर आपका कंपस सही डायरेक्शन में है तो वो सही इस्टेब्लिश्ड है, सही जगह फोकस्ड है, तो वो आपको डायरेक्शन भी सही दिखाएगा। यू आर योर ओन कंपस, यू आर योर ओन मैप। तो आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को जानोगे, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद के बारे में जानोगे, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे लोग पसंद है, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ उठना बैठना कम करना है, कहाँ से अपनी एनर्जी कट ऑफ करनी है। एंड आपका रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी, दैट इज़ दी ओनली मंत्रा। सिर्फ एक ही मंत्रा है लाइफ में, आप खुद को जान लो अच्छे से। कई लोग खुद को जानने में ही बरसों लगा देते हैं, फिर 60 की उम्र के बाद कहते हैं अरे मैंने तो खुद को जाना ही नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते नहीं थे कि आपको ये बिल्कुल करना है। सही बात तो है। बस खुद को जानना इज दी ओनली मंत्रा। राइट, सो अपना ये मंत्र दिमाग में, दिल में हर जगह बैठा के रखिए, खुद को खुद से जानिए प्रॉपरली, जितना हो सके उतना जानिए। दैट इज़ द मंत्र फॉर द सक्सेस, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दैट इज़ द, आपने जैसे बताया कि खुद का खुद से जानो, यही हमारा मंत्र है सक्सेस का, डेवलप का। सो आप प्लीज़ खुद से खुद को जानिए, और जितना हो सके उतना जानिए, क्योंकि खुद को खुद से बेटर कोई नहीं जान सकता, कहीं ना कहीं मेरा मानना है ये चीज़। और उसी के हिसाब से लाइफ की जर्नी चलती है, उसी हिसाब से। और बाकी एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स तो ऐसा है कि जब तक आपकी लाइफ चलेगी तब तक ये चीज़ें होनी है, और जब तक चलेगी तब तक आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, राइट? हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, जो कि हमने बताया कैसे आपको टैकल करना है। आपको टैकल करना है, आपको करना है। आपके अंदर कितना गट्स है, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी, आप कितना अंदर से मोटिवेट हो सकते हो, वो हो सकते हो, उस हिसाब से आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। फेस करना है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते ही आते हैं, उतार चढ़ाव तो हर जगह आता ही आता है, वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको, क्यों अगर उसमें हम कर देंगे तो वो चीज़ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ बताया। और अगर किसी को फैशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंसल्टेंट चाहिए, आप कर सकते हैं मैम से अप्रोच एनी टाइम, कोई इशू नहीं है, अवेलेबल है। इंस्टा आईडी पे आराम से डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।